हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। अब 2024 के अगर हम पीएसआईआर ऑप्शनल के पेपर को देखें, जहां पेपर 1 जो है मीडियम डिफिकल्टी का बोला जा सकता है, जहां पे देयर वर अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वर रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड विद अ कपल ऑफ क्वेश्चंस व्हिच रिक्वायर्ड यू टू बी मोर एनालिटिकल, मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड। वहीं पे अगर हम पेपर 2 को देखें तो पेपर 2 एक डिफिकल्ट पेपर जो है आया था। एंड पर्टिकुलरली अगर हम पेपर 2 का जो सेक्शन ए देखते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड आईआर वाला पार्ट देखते हैं, यहां पे हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस है ना, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस, एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है ये पूछे गए, जहां पे इवन इफ यू आर फेमिलियर विद द टॉपिक, दैट यस यू heard of the topic, you've read on it, you have information on it, आप उसको straight off the bat यूज नहीं कर पाएंगे. You will have to mold it according to the requirements of the questions. You will have to add new details to it. साथ ही में कुछ कर्व बॉल भी दिए गए थे, certain things जो कि slightly beyond syllabus जो है, at least the listed syllabus जो है वो माना जा सकता है, जहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा दैट हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन और मैं क्या इसके अंदर लिख पाऊं. ठीक है, तो इनफैक्ट जो इनके 10 मार्कर्स थे उन्हीं से ही पता लग सकता है कि कितना जो है एक एनालिटिकल पेपर आया था. देन वेरी इंपॉर्टेंटली बियॉन्ड द नॉर्मल, यूजुअली यूएन के ऊपर क्वेश्चन होते ही होते, यूएन, यूएनएससी, इन्वायरमेंट, ये कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं. इनसे हटके जो है क्वेश्चंस पूछे गए. अगेन हम देखेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से जुड़े जो क्वेश्चंस हैं, स्पेशली लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर 15 एंड 20 मार्कर्स में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो पोर्शन है वो बढ़ता जा रहा है. तो इस वीडियो में क्विकली वी विल बी लुकिंग एट पेपर 2 के सेक्शन ए का जो क्वेश्चन 1 है, जो 10 मार्कर्स है, उनको फटाफट हम देखेंगे, राइट, एनालाइज करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस थे, किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी के थे एंड किस तरह से इन्हें अप्रोच करना था. ना पहला ही क्वेश्चन अगर बच्चे देखते, स्टूडेंट्स देखते 10 मार्कर्स में, द क्वेश्चन वाज ऑन द इंटरप्रेटिव अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. ना स्ट्रेट ऑफ जो है ये कहीं पे मोस्टली नहीं किया जाता है. यूजुअली जो है हम पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोचेस, पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन अप्रोचेस, राइट, एंड देन ऑब्वियसली जो हमारे बिहेवियरल, इंस्टीट्यूशनल, ये सारी अप्रोचेस होती है, उनके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं. नाउ इंटरप्रेटिव अप्रोच बेसिकली मीन्स दैट रादर देन फोकसिंग ऑन द आइडिया दैट इंस्टीट्यूशंस or that people or institutions or statesmen only behave as rational actors, right, what they actually want to talk about is कि कई बार there are multiple meanings, right, जिनके basis पे actions and institutions shape होते हैं. एंड ऑफन ये जो मीनिंग्स हैं ये हमेशा रैशनल नहीं होते हैं, ये हमेशा रीजनेबल नहीं होते हैं, बट दे स्टेम आउट ऑफ द काइंड ऑफ बिलीव्स दैट पीपल टेंड टू होल्ड, राइट. सो नॉट डायरेक्टली, इवन दो इंटरप्रेटिव अप्रोच आपने अगर नहीं पढ़ा होगा, अगर आप इंटरप्रेटिव को ही समझने की कोशिश करते या इसको खुद ही अनपैक करने की कोशिश करते, राइट, कि आप इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हो किसी को, मतलब किसी का भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मीनिंग नहीं है, वो मीनिंग आपको डिराइव करना पड़ रहा है. ठीक है, और ये डिराइव करने के लिए मीनिंग ऑब्वियसली इट विल डिपेंड अ लॉट ऑन पीपल्स बिलीव्स, देयर डिजायर्स, दैट देयर बैकग्राउंड, एंड ऑफन ये बिलीव्स जो है हमेशा रैशनल या कॉन्शियस नहीं होते हैं. और ये अप्रोच जो है बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई थी बाय पोस्ट स्ट्रक्चरल एंड पोस्ट मॉडर्न स्कॉलर्स, पीपल लाइक फूको, पीपल लाइक डेरिडा, राइट. इनसे बहुत इंस्पायर होके ये इंटरप्रेटिव अप्रोच जो है आगे रखी गई थी. तो आई फील पहला क्वेश्चन पढ़ के ही बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, थोड़ा डर भी गए होंगे, राइट. बट दिस इज अ क्वेश्चन 10 मार्कर है. अपने अगर आपको बिल्कुल आइडिया भी नहीं था, आई होप अपने वर्ड्स में आप कुछ चीज जरूर लिखाए हो ताकि थोड़े बहुत मार्क्स भी जो है आपको मिल जाए, बिकॉज येस दिस वाज अ कर्व बॉल क्वेश्चन.
but the thing is that a lot of students may not have been aware of it, right? So all of you may be sailing in the same boat, right? तो इसलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, because relative जो है मार्किंग पे होता है ये पेपर. तो अगर दूसरे बच्चे भी कंफ्यूज थे तो दैट्स ओके, राइट, अगर आपकी कंफ्यूजन भी वहीं से स्टेम हो रही थी. द नेक्स्ट क्वेश्चन आई फील वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, जो कि सीधा आपको पूछता है सेंट्रल टेनेट्स ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, राइट. तो यू ऑब्वियसली स्टार्ट ऑफ कि किस तरह से वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है, जो न्यू मार्क्सिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसके अंदर फिट होता है. डिपेंडेंसी थ्योरीज की कुछ जो लिमिटेशंस थी उनको फुलफिल करने के लिए, उनको आंसर करने के लिए, उनके अगेंस्ट जो है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी निकल के आई, एक्सक्यूज मी. और इसके चीफ प्रोपोनेंट जो है वो इमैनुअल वॉलेस्टीन माने जाते हैं. वेरी इंपॉर्टेंटली इन्होंने इसी चीज को हाईलाइट किया जो कि वॉलेस्टीन कहते हैं वन ऑफ द फर्स्ट टेनेट्स, कि पूरी ग्लोबल हिस्ट्री जो है उसके अंदर नंबर ऑफ वर्ल्ड सिस्टम्स निकल के आए हैं, राइट, एंड कंटिन्यूसली उनकी राइज एंड फॉल जो है होती आई है, राइट. आज के अगर हम वर्ल्ड सिस्टम को देखते हैं तो इस वर्ल्ड सिस्टम के अंदर वो न्यूमरस एक्टर्स लेके आते हैं जिनको वो कैटेगराइज करते हैं इनटू वेरियस कैटेगरीज. व्हाट वर दीज कैटेगरीज? ये कैटेगरीज के बेसिस पे उनका जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो डिफाइन किया जाता है बाय दिस वर्ल्ड सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म बेस्ड ऑन डिफरेंट जियोग्राफिकल zones. So you have core countries which were your advanced capitalist developed countries. You have your peripheral countries which are obviously mostly your post-colonial third world developing and underdeveloped countries, and then you have semi-peripheral countries, right, जो कि बीच में आती है, जो एक buffer zone की तरह act करती है between the two, and then you may have certain external areas which fall out of the scope of say world system. So say certain states, right, जो कि completely detached है from the entire system. तो say someone say maybe like North Korea, जो कि इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है, अपने आप को अलग ही करके रखता है, ठीक है. और इसी बेसिस पे उन्होंने डिफाइन करना चाहा कि ये तीन जोन्स एक दूसरे के साथ किस तरह से लिंक्ड है. तो आप कोर के जो है वेरियस, अगेन यहाँ आई थिंक एक 10 मार्कर के अंदर और इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप इस तरह का एक डायग्राम दिखा पाते, राइट, जिसके अंदर क्विकली आप रिमार्क कर पाते कोर कंट्रीज किस तरह की होती है, क्या उनके मेन फीचर्स है, सेमी पेरिफेरी किस तरह की होती है, क्या उनके मेन फीचर्स है, पेरिफेरी किस तरह की होती है, क्या उनके फीचर्स है, उस बेसिस पे डिफाइन करना उनके रिलेशनशिप को, तो थोड़ा और ज्यादा जो है अच्छा भी लगता आंसर. एंड आपके जो है वर्ड्स टाइम भी जो है लिमिटेड ही यूज होता, राइट. सो दिस आई फील वाज अ क्वेश्चन जहां पे आप ये यूज कर सकते थे, राइट. सो रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. अगेन गिव एग्जांपल्स, बात कीजिए, बताइए कोर कंट्रीज, आप एग्जांपल दे सकते हैं कंट्रीज लाइक यूएसए का, यूरोपियन कंट्रीज का, सेमी पेरिफेरी कंट्रीज, राइट. सो कंट्रीज के आप इंस्टेंसेस दे सकते हैं, कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया को माना जाता है इसके अंदर. एंड देन ऑब्वियसली जो पेरिफेरी की जो है कंट्रीज आती है विच वर योर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, राइट. सो इस बेसिस पे आपने जो सेंट्रल फीचर्स हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के उनको डिफाइन करना था. Moving on, I feel this was a very current-oriented question. The question stated the expansionist tendencies of current Russian regime indicate its intentions for the realization of greater Russia on the lines of Soviet era comment. Now, अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते आ रहे हैं, दिस इज समथिंग जो रिपीटेडली मैंने कोर्स के अंदर, करंट अफेयर्स में, यूट्यूब वीडियोस में भी बार बार बोला था, राइट. पुतिन की एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है जिन्होंने बोला है कि 21st सेंचुरी की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है दैट इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, एंड दैट इज व्हाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रीम्स जो अब पुतिन का देखा जा रहा है, माना जा रहा है, is realizing or going back to that greatness, that integration of Soviet era. तो जिस तरह से सोवियत एरा का डिसइंटीग्रेशन के बाद उनके जो वेरियस सोवियट्स थे वो अलग अलग सेपरेट कंट्रीज बन गए थे, अब रशिया अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए दोबारा वो ग्लोरी ऑफ सोवियत यूनियन जो है उसे लाना चाहता है. तो अगर आपको ये स्टेटमेंट पता थी तो ये स्टेटमेंट कुड हैव बीन अ ग्रेट इंट्रोडक्शन टू योर आंसर, राइट. वन मोर थिंग जो कि ऑब्वियस है, जिसके ऊपर आपने फोकस करना ही था, कि किस तरह से यूक्रेन
की जो एक्सपेंशन है, राइट, यूक्रेन के अंदर जो चल रहा है, इज अ ग्रेट एग्जाम्पल. एंड अगेन दिस इज इन द फर्स्ट टाइम दैट दिस हैज हैपेंड, राइट. दिस हैज कंटिन्यूसली हैपेंड बिफोर द ऑनगोइंग क्राइसिस ऑल्सो. इससे पहले भी इंटरवीन किया था यूक्रेन के अंदर, राइट. पर्टिकुलरली जो सेवास्तोपोल पोर्ट है, राइट, उसको लेके, क्रिमियन पेनिनसुला को लेके बहुत जो है मेजर इश्यूज चलते आए हैं. जॉर्जिया को डिस्टेबलाइज करने में अगेन रशिया का जो है हाथ रहा है. सिमिलरली कंटिन्यूसली रशिया जो है कॉकसस में, सेंट्रल एशिया में, जो कि अर्स्टवाइल हिस्सा होते थे सोवियत यूनियन का, वहां पे स्ट्रिक्टली अपना होल्ड जो है बना के रखना चाहता है. और इसे रशियन बैकयार्ड मानता है, जहां पे किसी भी तरह की इंटरवेंशन ऑफ फॉरेन पावर्स is not tolerated by Russia, and that is why NATO expansion in these areas, right, particularly NATO की जो expansion यूक्रेन की तरफ मानी जा रही थी, that was seen as a threat to रशिया. अगेन आप इसे लिंक कर सकते थे वेरियस थ्योरीज के साथ, जैसे कि हमने किया था, राइट. सो फॉर एग्जांपल अगर हम रशियन एंड सोवियत यूनियन आइडिया का बात करते हैं, तो जब हम हार्टलैंड थ्योरी की बात करते हैं बाय मैकाइंडर, तो हार्टलैंड थ्योरी इनफैक्ट सोवियत यूनियन का जो एरिया था उसको इंकैप्सुलेट करता था. एंड ये माना जाता था जो भी ये हार्टलैंड को कंट्रोल करेगा वो वर्ल्ड पावर बनेगा. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट सोवियत यूनियन हैड कंट्रोल्ड, समथिंग दैट रशिया एंडेड अप लूजिंग. एंड देयरफॉर इन दिस न्यू world order where you have a waning hegemon like USA, you have a growing revisionist power like China, एक growing power like Russia, एक expansionist power like Russia दोबारा इस heartland को capture करना चाहती है, right. Similarly हम बात कर सकते हैं, इनफैक्ट हमने रेफर किया था लेनिन्स टूम, लास्ट डेज ऑफ सोवियत एम्पायर की इनकी किताब की, जहां पे लेनिन ने खुद बोला था कि टू लूज यूक्रेन वुड बी लाइक टू लूज आवर हेड. तो इसी तरह से टू रीगेन इट्स फॉर्मर ग्लोरी, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स इज टूवर्ड्स capturing or regaining Ukraine in its orbit, right, in its orbit of influence, जो कि इंश्योर करना चाहता है रशिया, राइट. तो इस तरह से आप इन चीजों पे बिल्ड कर सकते थे. यूक्रेन क्राइसिस, बाकी उनके जो बैकयार्ड के एरियाज है उनमें जैसे वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, वहां पे उन्होंने किस तरह से इंटरवीन किया है उसकी एग्जांपल्स देके, एंड देन थ्योरेटिकल इंटरलिंकेजेस है उनको आप कर सकते थे to give a great answer to this question. Next up, the question ये भी I think एक straightforward question था. Explain the various facets of the idealist approach to the study of international relations and comment on its contemporary relevance. तो दो हिस्से हैं इसके. पहली चीज तो आइडियलिज्म है क्या, आइडियलिस्ट अप्रोच है क्या टू आया, एंड सेकंड कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है. तो आइडियलिस्ट अप्रोच क्या है, बहुत सारे स्कॉलर्स के साथ आप कोरिलेट कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट विद इमैनुअल कांट, एंड इनकी जो आइडियलिज्म थी बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ परपेचुअल पीस, राइट, जहां पे इन्होंने बात की थी कि किस तरह से लिबरल इंटरनेशनलिज्म के थ्रू एक यूनिवर्सल एंड परपेचुअल पीस जो है जनरेट की जा सकती है through the spread of moral values and ideals. And one of the core things related to this was the spread of democracy, right, कि democratic values, democratic beliefs जो है world को एक less conflictual place जो है उसमें convert करेंगे, leading to the emergence of what we popularly today call is the democratic peace theory as well, right, democratic peace theory. Then very importantly आप बात कर सकते हो people like Woodrow Wilson, जो कि contemporary times में one of the greatest stalwarts of the idealist approach थे, right, जिन्होंने again focus किया था on ideas of self determination, on ideas of democracy promotion, and किस तरह से setting up of institutions that cater to the ideas of collective security was seen as building the foundation for cooperation and peace in the international sphere. And one of the core examples of the same was League of Nations. अगर contemporary world में हम बात करते तो obviously there is a stem of pragmatism which has come to attach itself with liberalism, जिसके कारण आज की जो liberal interdependence theory it is much more practical than idealism. However, idealism हमें आज भी देखने को मिलता है, जिस तरह से हम अपनी faith invest करते हैं democracies के अंदर, that democracies will not go to war with one another. Just war theory जिसका आज भी use किया जाता है, right, so responsibility to protect etc. की चीजें
ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन जैसी चीजें, राइट, या फिर जब हम बात करते हैं पीस कीपिंग ऑपरेशंस की, ये सब इसी आइडियाज पे बेस्ड है। सिमिलरली यूएन भी एक मोर फंक्शनल सक्सेसर टू लीग ऑफ नेशंस जो है इमेजिन किया गया था, जो कि अगेन होप करता है दैट इस तरह के जो आइडियलिस्ट गोल्स हैं जो कि इमेजिन किए गए थे वो सस्टेन किए जा सके इन दी प्रेजेंट डे वर्ल्ड। ऑब्वियसली यू हैव टू ऑफर अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द सेम, दैट हाउ ऑल ऑफ दीज इश्यूज आर अंडर थ्रेट। यूएन जो है इसके चलने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कलेक्टिव सिक्योरिटी किस तरह से हैम्पर हो गया। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ यूक्रेन, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पैलेस्टीन, किस तरह से सिविलाइजेशनल क्राइसिस एंड क्लैशेस जो है आर बैक इन वोग, एंड ऑल ऑफ दीज थ्रेटन द एग्जिस्टेंस एंड द परसिस्टेंस ऑफ द आइडियलिस्ट अप्रोच। हाउएवर ऑब्वियसली वन शुडंट ऑलवेज लूज होप। आइडियलिस्ट अप्रोच जो है एक वे फॉरवर्ड दिखाती है, समथिंग टू वर्क टूवर्ड्स दिखाती है, राइट। सो देयरफॉर इवन इफ it may not exist today, it is something that the world can continuously work towards, right? So इस basis पे आप एक positive conclusion जो है offer कर सकते थे। The last question within the 10 markers was again a very contemporary question, and ये अगर आप हमारे current affairs कोर्स का भी हिस्सा नहीं, अगर आप हमारे YouTube की वीडियोस जो है रेगुलरली देखते थे तो भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते। The question said that the changing global order and ongoing regional conflicts with global powers taking sides have jeopardized the progress made towards disarmament in the past। अब सबसे पहले तो आप डिफाइन करोगे कि डिसआर्मामेंट होती क्या है। इन डिसआर्मामेंट यूजुअली एसोसिएटेड है किसके साथ, द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के साथ। तो न्यूक्लियर वेपन्स के साथ डिसआर्मामेंट किस तरह से एसोसिएट की गई थी, बाय रिस्ट्रिक्टिंग बोथ न्यूक्लियर by restricting nuclear vertical proliferation and horizontal proliferation। तो इसी डिसआर्मामेंट पे फोकस करने के लिए, हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए बहुत सारे रीजन्स जो है न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बन गए। वहीं पे बाकी से कोल्ड वॉर के एरा के दौरान पे जो दो सुपर पावर्स थी यूएसए एंड यूएसएसआर, उन्होंने बहुत सारे आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटीज ज्वाइन की, राइट, सम ऑफ विच कंटिन्यूड बिटवीन यूएस एंड रशिया टुडे ऑल्सो। हाउएवर जो ऑनगोइंग अब एक फ्लक्स आया है ग्लोबल ऑर्डर में विद इंक्रीज रीजनल क्राइसिस एंड इंक्रीज टेंशंस बिटवीन ग्लोबल पावर्स, दिस हैज गिवन अ ह्यूज चैलेंज टू डिसआर्मामेंट बोथ एट द लेवल ऑफ vertical proliferation and horizontal proliferation। vertical proliferation में disarmament में जो arms limitation treaties थी they are under threat already। जो है बहुत ही कम, सिर्फ एक new start जो है बची है which is also due to expire। ऑलमोस्ट जो है वो सस्पेंडेड ही है बाय रशिया, उसकी क्या कंटिन्यूएशन होगी बाय 2026 इट रिमेन्स टू बी सीन। वेरी इंपॉर्टेंटली वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग आर्सेनल का जो एक नई रिविजनिस्ट सुपर पावर आई है दैट इज चाइना, उसके साथ कोई आर्म्स लिमिटेशन या डिसआर्मामेंट या कोई भी ऐसी लिमिटेशन की ट्रीटीज नहीं है। Now because of growing regional tensions what has also happened is that the kind of self imposed embargoes जो कि कई कंट्रीज ने लगाए हुए थे, से फॉर एग्जांपल इंडिया, राइट, इंडिया इज कंटिन्यूसली बीइंग चैलेंज्ड बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जो कि साउथ एशिया में चल रही है। तो हमने ये रीजनल कॉन्टेस्टेशंस की बात की थी कि चाइना की ग्रोइंग बेलिजरेंस के कारण इंडिया इज नाउ रीथिंकिंग, राइट, वेदर इट शुड कंटिन्यू टू डेवलप एंड फोकस नाउ ऑन इट्स आर्म्स, पर्टिकुलरली जो न्यूक्लियर आर्म्स है, स्पेशली इन द फेस ऑफ पाकिस्तान डेवलपिंग टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो कि ऑर्डिनरी वॉर में भी यूज हो जा सकते हैं। सिमिलरली जो राइजिंग टेंशन है ईस्ट एशिया के अंदर, राइट, जिस तरह से नॉर्थ कोरिया और बेलिजरेंट बनता जा रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की कैपेबिलिटी जो है डेवलप कर रहा है, उसके कारण एक तरह से जो डिसआर्मामेंट के रूट पे गए हुए थे साउथ कोरिया एंड जापान, public there has started to question it, right, जिसके कारण there is fear that in the future they might go down the path of developing their nuclear prowess as well। पहले ही इन्होंने अपने डिफेंस के ऊपर स्पेंडिंग जो है बढ़ा दी है, जापान ने जो है काफी ज्यादा बढ़ा दिया अंडर इट्स न्यू डिफेंस प्लान। सिमिलरली हम वेस्ट एशिया के अंदर भी बात कर सकते हैं जहां पे एक मेजर न्यूक्लियर ओपेसिटी जो है एग्जिस्ट करती है, चाहे हम इजराइल की बात करें या फिर ईरान विच क्लेम्स कि इसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज नहीं है, बट देयर आर ह्यूज क्वेश्चन मार्क्स रिगार्डिंग द सेम। एंड विद राइजिंग टेंशंस एंड
पॉसिबिलिटी ऑफ द पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, राइट, जो कि ऑलरेडी ईरान लेबनान के अंदर तो स्पिल ओवर हो ही चुकी है, ये एक रीजनल वॉर ना बन जाए, उसके चलते हुए डिसआर्मामेंट और ज्यादा क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं आपने अपने आंसर में पॉइंट करनी थी। इसी तरह से अब रीजन वाइज अगर किस तरह से जो थ्रेट है टू डिसआर्मामेंट उसे पॉइंट कर सकते हैं विद एग्जांपल्स, दैट वुड हैव बीन ग्रेट। ठीक है, तो एक तरह से ये एक प्रीकर्सर हम आपको देना चाहते थे। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ पेपर 2 एज वेल, राइट। लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हमारा आखिरी बैच जो है बैच 6 ऑफ PSIR ऑप्शनल, राइट, 16 सितंबर से इसकी क्लासेस शुरू हो गई थी। तो इफ यू आर समवन हु हैज स्टिल नॉट जॉइंड और इज लुकिंग टू जॉइन अ कोर्स, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। वेरी इंपॉर्टेंटली, ना ही हम इसके अंदर पूरे फाउंडेशनल वीडियोस जो है कवर करते हैं, बट आपको मिलते हैं मंथली करंट अफेयर्स के भी वीडियोस, ताकि इस तरह के जो करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं उनके साथ भी आप इफेक्टिवली डील कर पाए। साथ ही में कंटिन्यूसली हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराते हैं विद वीकली मिनी टेस्ट, हाफ लेंथ टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट। मेंटरशिप आपको ऑफर की जाती है प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू, जो है आप अपने सारे डाउट्स भी रिजॉल्व कर सकते हैं। फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट द टीम ऑन 1800-890-3043, या फिर आप वहां पे हमारी जो वेबसाइट है उसे भी विजिट कर सकते हैं, राइट। नाउ दिस वाज ऑल फ्रॉम मी टुडे आज की क्लास के अंदर। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।